सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में मैं दो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे बुर्का पहनने पर लगाए गए रोक के विषय में, समझेंगे कि आखिर बुर्का पहनने की जो परंपरा है उसके पीछे क्या धार्मिक मान्यता है। साथ ही समझेंगे कि बुर्का पहनने के पक्ष में और बुर्का ना पहनने के पक्ष में कौन कौन से मत हैं, हालिया घटनाक्रम कहां पर हुआ है, क्यों बुर्का पर प्रतिबंध लगाया गया है, और यह जो हालिया घटनाक्रम हुआ है वह आने वाले समय के लिए क्या क्या संकेत देता है, इसको भी समझेंगे। और साथ ही समझेंगे कि आखिर किन किन देशों में पहले से ही बुर्का पर प्रतिबंध है। कुल मिलाकर एक डेप्थ एनालिसिस हम संक्षेप में करने का प्रयास करेंगे। वहीं जो दूसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे चाइना की नेवी के विषय में, जो कि अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए अब विश्व की सबसे बड़ी नेवी बन चुके। आइए इन्हीं दोनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बुर्का पहनने पर लगाए गए रोक के अपने टॉपिक पर। इस्लाम की पवित्र जो पुस्तक जिसका नाम है कुरान, उसमें विस्तार से यह बताया गया है कि मुस्लिम पुरुषों और महिलाओं को किस तरह का लिबास धारण करना चाहिए। लिबास से तात्पर्य कि आखिर उनकी वेशभूषा कैसी होनी चाहिए। पुरुषों के लिए कहा गया है कि उन्हें इस प्रकार का लिबास धारण करना चाहिए जिससे शरीर को नाभि के कुछ ऊपर से लेकर घुटनों के नीचे तक ढका जा सके। ठीक इसी तरह से मुस्लिम महिलाओं के लिए कहा गया है कि उन्हें ऐसा लिबास पहनना चाहिए जिससे उनके चेहरे, हाथ और पांव के अलावा शरीर का कोई हिस्सा नजर ना आए। यह जो लिबास है उस समय अवश्य महिलाओं को पहनना चाहिए जब वह बाहर जाएं या फिर ऐसे पुरुषों के संपर्क में आए, अर्थात उनसे मिलें जो कि उनके लिए अनजान हो या फिर वह पति ना हो या परिवार के लोग ना हो। ऐसे पुरुषों के संपर्क में जब भी महिलाएं आए तो उनको क्या करना चाहिए, उनको बुर्का पहनना चाहिए। और इसी मान्यता को लेकर जो है कि मुस्लिम महिलाएं क्या करती हैं, बुर्का धारण करती हैं। कुल मिलाकर अगर देखें तो यहाँ पर एक एंगल जो हमें समझ में आता है वह तो यह है कि इन धार्मिक मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं का पालन करना हर व्यक्ति की एक स्वैच्छिक या व्यक्तिगत या फिर निजी राय होती है, और उसको अगर कोई व्यक्ति धारण करता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिम महिलाओं के लिए दो लिबास प्रमुख रूप से चर्चा में बने रहते हैं। पहला जो है वह है हिजाब। और हिजाब क्या होता है, यह एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सिर ढकना, अर्थात ऐसा कपड़ा जो कि क्या करे, सिर को ढक दे, उसको बोला जाता है हिजाब। हिजाब में चेहरा नजर आता है मगर बाल और गर्दन छुपे हुए होते हैं। और पश्चिमी देशों में देखेंगे तो हिजाब आपका जो इसका प्रचलन है काफी ज्यादा दिखाई देगा वहां पर रहने वाले मुस्लिम लोगों के बीच। वहीं जो दूसरा लिबास है जिसको हमने कहा बुर्का या इसको नकाब भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है, पूरा शरीर ढका रहता है, सिर्फ आंखों से झांकने के लिए एक झिल्ली या जाली लगी होती है और बाकी पूरा शरीर ढका रहता है। और जो यह शरीर ढकने की परंपरा या जो मान्यता है उसके पीछे एक धार्मिक एंगल भी है। इसके पीछे कुछ और भी कारण हैं जिन पर हम जाएंगे तो डिबेट लंबी हो जाएगी, लेकिन यहां पर हमें धार्मिक एंगल को थोड़ा समझना है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यहां पर यह पता चलता है कि जो कुरान पुस्तक है उसके अनुसार यहां पर कहा गया है कि महिलाओं को इस प्रकार का वस्त्र धारण करना चाहिए। जैसा कि हमने कहा, हिजाब का जो कल्चर है या उसका जो पहनने की प्रवृत्ति है वो पश्चिमी देशों में ज्यादा दिखाई देती है। वहीं एशियाई क्षेत्रों में, अफ्रीकी क्षेत्रों में बुर्का जो है कि अधिक पसंद किया जाता है और बड़ी मात्रा में मुस्लिम महिलाएं क्या करती हैं, इसको धारण करती। तो यहां तक तो समझा हमने एक धार्मिक पक्ष। अब इसको थोड़ा सा इसको लेकर कुछ मत हैं, इनको हम समझते हैं। कई लोगों का मानना है कि हर महिला को अपने हिसाब से या अपनी पसंद से वस्त्र धारण करने का अधिकार है। यदि कोई महिला बुर्का पहनना चाहती है तो यह उसकी पसंद का हिस्सा है, अर्थात किसी दूसरे व्यक्ति या अथॉरिटी को यह अधिकार नहीं है कि वह बुर्का पहनने से रोके। जैसे कि हर धर्म, हर जो है कि समाज की जो महिलाएं
महिलाएं हैं वह कुछ अपनी उनकी वेशभूषा होती है, उसके हिसाब से अगर जीवन धारण करना चाहती हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहती हैं, तो ठीक इसी तरह से बुर्का को लेकर भी ये कहा जाता है कि यह उनकी पसंद, उनकी निजी चॉइस का हिस्सा है। इसलिए यहां पर जो है कि मुस्लिम महिलाओं को यह फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप बुर्का धारित ना करें, क्योंकि ऐसा करके अर्थात बुर्का पहनकर हो सकता है कि जो मुस्लिम समुदाय की महिलाएं हों वह अपनी धार्मिक मान्यता के साथ साथ अपनी जो निजी राय है या जो उनकी चॉइस है कि हमें इस प्रकार के वस्त्र धारण करने हैं, तो उन दोनों का वह पालन कर पा रहे हैं। और इससे क्या होगा, जब व्यक्ति अपने हिसाब से अपना वस्त्र धारण कर पाता है, अपनी धार्मिक मान्यताओं को भी संतुष्ट कर पाता है, तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है जो कि उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि इस पीछे जैसे यहां पर हमने देखा कि क्या कहा गया कि धार्मिक एक जो है कि कारण है, तो समीक्षकों का यहां तक कहना है यदि बुर्का पहनने को लेकर जो महिलाओं की प्रवृत्ति है इसके पीछे अगर धार्मिक कारण है तो भी क्या है, इससे वह महिला अपनी इच्छा और अपनी मान्यताओं के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करती है और इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अर्थात एक महिला को यह पता है कि वह किसी धार्मिक मान्यता या अपनी पसंद या समाज, जिस समाज में रहती है उसके हिसाब से अगर वह वस्त्र धारित कर रही और उसको किसी ने ऐसा करने के लिए प्रेस नहीं किया है, उस पर दबाव नहीं डाला है, तो भले ही धार्मिक मत हो, लेकिन यहां पर यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसके पीछे धार्मिक कारण है इसलिए बुर्का नहीं पहनना चाहिए। जैसे कि हम कहें कि यहां पर महिलाओं को अगर हम कहें कि आप धार्मिक आधार पर जो है कि बुर्का पहनती हैं इसलिए इसको ना पहने, तो यही बात तो फिर हर समाज और हर सोसाइटी की महिलाओं पर लागू होगी। हर समाज और सोसाइटी की महिलाओं के लिए कहा जाएगा कि आपका ये जो वस्त्र है, आपका ये जो कल्चर है, चाहे वह शादी का पर्व हो या किसी भी तरह से, कहा जाएगा इसके पीछे भी कहीं ना कोई धार्मिक एंगल है, इसको भी छोड़ा जाए। तो कुल मिलाकर यहां पर हमने समझा कि एक यह व्यक्तिगत चॉइस का भी भाग है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि जो महिलाएं बुर्का या नकाब पहनती हैं वह अपनी मर्जी से नहीं पहनती हैं, बल्कि जो पितृसत्तात्मक सोच है उसके कारण पहनती हैं। अर्थात पितृसत्तात्मक सोच यह कहती है कि जो भी महिलाएं हैं उन पर क्या होना चाहिए, पुरुषों का नियंत्रण होना चाहिए और उस महिला को सिर्फ उसका पति ही देख सकता है। तो कहा जाता है कि जो महिलाएं जो है कि बुर्का पहनती हैं उनके ऊपर क्या है, एक सोच का प्रभाव है और वह सोच क्या है, पितृसत्तात्मक सोच है। लेकिन फिर से यहां पर वही तर्क आएगा कि यदि यह पुरुषवादी जो सोच है, अगर पुरुषवादी समाज की भूमिका है, तो इससे भी तो हम सभी धर्मों पर लागू करें। अर्थात चाहे वह कोई भी धर्म हो, हर धर्म में जो उनकी वेशभूषा है महिलाओं की, उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई धार्मिक एंगल दिखाई देगा और पुरुषों की सोच भी दिखाई देगी। आज ही हमारे सोसाइटी में आप देखिए कि कई जगह एक ही ड्रेस को लेकर कई तरह के मत होते हैं। कहीं जगह आपने देखा होगा कि महिलाओं को साड़ी ही पहनना होता है, कई जगह इससे मुक्ति मिली हुई है। पुरुषों का जो ड्रेस है, आप नॉर्थ से लेकर साउथ में, ईस्ट से लेकर वेस्ट में अगर बढ़िए, इंडिया में ही, तो आपको कई तरह के लिबास दिखाई देंगे। इसलिए यह कहा जाता है कि अगर यह पितृसत्तात्मक सोच है तो यह सोच तभी डिनाई किया जा सकता है जब पुरुष समाज यह चाहे कि महिला को ऐसा करना है लेकिन महिला नहीं करना चाहिए। अर्थात किसी को अगर बलपूर्वक यह कह के कि आपको यह बुर्का पहनना ही है और वह महिला नहीं पहनना चाहती, तो ही कहा जाएगा कि नहीं, यह पितृसत्तात्मक सोच है जो महिलाओं को रोक रहा है। अगला जो तर्क है यह है कि पुरुषवादी समाज ऐसा प्रयास करता भी है लेकिन महिलाएं खुद भी निर्णय लेती हैं कि उन्हें किस उम्र और किस अवस्था में किस प्रकार का वस्त्र धारण करना है। अर्थात इससे डिनाई तो नहीं किया जा सकता कि पुरुषवादी जो सोच है उसका एक ना एक इंपैक्ट दिखाई देता है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि वर्तमान समय में जहां पर यूरोप जैसे क्षेत्रों में देख लीजिए, आप लैटिन अमेरिका में देख लीजिए, या फिर एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के जो बड़े संपन्न शहर हैं, वहां पर जो महिलाएं हैं जो कि काफी एजुकेटेड हैं, कई क्षेत्रों में अच्छा कार्य कर रही हैं, वह महिलाएं भी क्या करती हैं, बुर्का धारण करती हैं। तो इसके पीछे सोच सिर्फ पुरुषवादी समाज की नहीं है बल्कि महिलाओं का खुद का भी ये चॉइस है कि उनको क्या करना चाहिए, बुर्का पहनना चाहिए।
बुर्का के संदर्भ में एक धारणा यह भी है कि बुर्का पहनने वाली जो महिलाएं हैं वह दबी हुई हैं, वह शोषित हैं और धर्म तथा संस्कृति के दबाव ने उन्हें क्या किया है, बुर्का पहनने पर मजबूर किया है। लेकिन बहुत से आपको सर्वेक्षण, जब मैं इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा था, तो चूंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए मैंने ज़्यादा उसको एलोबरेट नहीं किया, तो बहुत से सर्वेक्षण ये बताते हैं कि बुर्के का जो संपन्न है वो संपन्नता और विपन्नता से नहीं है। आप इंडिया से लेकर विश्व में देखेंगे तो बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो कि काफी संपन्न हैं, लेकिन वह जो है कि इसलिए वस्त्र धारण नहीं करती क्योंकि वो शोषित हैं। अर्थात इसको गरीबी और अमीर में नहीं बांटा जा सकता। कहीं ना कहीं इसके पीछे जो दिखाई देता है एक तर्क, वह यह है या तो वह जिस समाज में रहती हैं उसका कुछ इंपैक्ट है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनकी जो महिलाओं की, इस्लाम धर्म मानने वाली महिलाओं का जो अपना मत है, अपनी सोच है, अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं, उनके समाज के अनुसार जो ज्यादा एडजस्ट हो सकता है, जिसमें वह महिलाएं ज्यादा कंफर्ट फील करती हैं, उसी को वह क्या करती हैं, धारण करती हैं। फिर प्रश्न आएगा आखिर बुर्का पर प्रतिबंध की बात क्यों आती है और क्यों लगा है प्रतिबंध? तो देखिए, बुर्का का प्रयोग कई बार आत्मघाती कार्रवाइयों के में इस्तेमाल होता है। आपने कई बार मूवी से लेकर रियल घटनाओं में देखा होगा कि बुर्का पहनकर जो है कि पुरुष भी जो है कि क्या करते हैं, आत्मघाती हमला करते हैं, महिलाएं भी करती हैं। अपराधियों के द्वारा इसका प्रयोग क्या होता है, अपने आप को छुपाने के लिए किया जाता है। इसलिए कई देशों ने इस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है और कई जगहों पर प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही है। आने वाले समय में यह जो घटनाएं होती हैं, इन घटनाओं की वजह से हमें सुनने को मिलेगा कि बुर्का पर प्रतिबंध लगा दिया गया। एक कारण तो है। दूसरा है कि बुर्के पर जो प्रतिबंध के पीछे दूसरा तर्क दिया जाता है, यह कहा जाता है कि जब बुर्का पहना हुआ कोई भी व्यक्ति या फिर कोई महिला सामने होता है तो सामने वाला जो व्यक्ति है वह सहज महसूस नहीं करता। यह मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, यह मैं बात कर रहा हूं पश्चिम यूरोप के, अमेरिका, कनाडा में बहुत से ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव पदों पर कार्य करने वाले लोग हैं। उनके बीच में जब सर्वेक्षण किया गया कि उनसे पूछा गया कि जो महिलाएं बुर्का धारण करती हैं आप उनके साथ कितना सहज महसूस करते हैं, तो उनका कहना है कि जो बुर्का पहनी महिलाएं हैं उनसे वह बात करना, उनके साथ कार्य करना, उनके साथ समय बिताना वह कम सहज महसूस करते हैं। क्योंकि होता क्या है, इसके पीछे दो कारण। एक तो सामने वाले व्यक्ति का आई कांटेक्ट नहीं हो पाता है, पता नहीं चल पाता है कि हमारे किस बात पर क्या रिएक्शन होने वाला। दूसरा, जब सामने वाला व्यक्ति जो बुर्का धारण करता है तो एक यह चीज होती है कि सामने वाला व्यक्ति कब कौन सा रिएक्शन दिखा दे यह पता नहीं होता, तो सहजता की एक कमी देखी जाती। पहला कारण जो था कि वह आतंकवादी और हिंसक गतिविधियों में इसका प्रयोग होता है। दूसरा है सहजता को लेकर। तीसरा तर्क यह भी है कि समाज का एक वर्ग यह मानता है कि जो बुर्का की परंपरा है यह महिला सशक्तिकरण में क्या है, बाधक है। और महिला सशक्तिकरण में इस तरह से बाधक है क्योंकि जब महिलाएं किसी खास ड्रेस को लेकर ही जो है कि पहनने पर मजबूर की जाती रहेंगी तो वह अपने जीवन का सर्वांगीण विकास नहीं कर पाएंगी, यह कुछ लोगों का कहना है। लेकिन फिर वही बात, अगर यह महिला, कोई भी महिला खुद से ये डिसाइड करती है कि उसको बुर्का पहनना है, तो मुझे जहां तक लगता है कि यहां पर महिला सशक्तिकरण की बात नहीं हो सकती। क्योंकि देखिए है क्या कि जब महिला बुर्का पहनेगी और यह उसका निजी राय है, उसकी चॉइस है, तो इसका मतलब क्या है कि वह उस वेशभूषा को धारण कर रही है जिसमें वह ज्यादा कंफर्ट है, ज्यादा जो है कि आत्मविश्वास महसूस करती। जैसा कि आपने देखा होगा कई बच्चियां क्या होती हैं, जब इंटरव्यू की तैयारी करती हैं तो उन्होंने पहले साड़ी भली ना पहना हो, लेकिन उनको एक ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, अपने आप को तैयार करना पड़ता है। इसमें क्या होता है, एक कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए मानसिक संघर्ष होता है। ठीक इसी तरह से जब आप कहीं पर जाते हैं तो आपको लगता है कि आप किसी ऐसी ड्रेस को पहने जो आप पर ज्यादा सूट करे या जिसको आप अच्छा मानते हैं। हो सकता है दूसरा कोई अच्छा ना माने, तो इसके कारण यह कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को जो ड्रेस पसंद करे वही क्या कहना चाहिए, पहनना चाहिए। कुल मिलाकर ये कुछ तर्क थे, कुछ तर्क और बचे हैं, लेकिन पहले मैं घटनाक्रम बता दूं कि हुआ क्या है, फिर मैं और तर्कों पर बात
बात करूंगा। 7 फरवरी 2021 अर्थात कल स्विट्जरलैंड में जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का या नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया। यहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया और इस जनमत संग्रह में लगभग 51% लोगों ने कहा कि यहाँ पर जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर कोई भी महिला बुर्का पहनकर नहीं जाएंगी। स्विट्जरलैंड ने यह निर्णय एक जनमत संग्रह से लिया है। इसमें कहा गया है कि महिलाएं, जो मुस्लिम समुदाय की महिलाएं हैं, ये सार्वजनिक स्थानों, रेस्टोरेंट, स्टेडियम या पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सड़क पर नहीं चल सकेंगी बुर्का पहनकर। अर्थात बुर्के से जो है कि यहाँ के 51% लोगों को दिक्कत हुई और उन्होंने इसके लिए जनमत संग्रह का सहारा लिया। जनमत संग्रह का सहारा इसलिए लिया, यहाँ पर जो जनसंख्या है वो 85 से 86 लाख है, 85 to 86 लाख है, इसलिए यहाँ पर जनमत संग्रह हो जाता है और इसी के कारण यहां पर यह डिसीजन लिया गया। हालांकि मुस्लिम महिलाएं धार्मिक स्थलों पर स्वास्थ्य और सुरक्षा कारणों से अपना चेहरा ढक सकती हैं, अर्थात जो है कि उनको चेहरा कवर करने का अधिकार तो है, लेकिन कहां पर, जहां पर उनके धार्मिक स्थल हो, कहीं स्वास्थ्य की बात आए, जैसे जो है कि इस समय कोविड को लेकर हम कर सकते हैं कि मास्क लगाना है तो उसके जगह वह कुछ भी वस्त्र धारण कर सकते हैं। लेकिन इसका प्रयोग क्या होगा, अब सार्वजनिक स्थानों पर पहले की तरह नहीं होगा, यह वहां पर निर्णय लिया गया है। स्विट्जरलैंड का मानना है कि इससे सड़कों पर होने वाले हिंसक प्रदर्शन पर रोक लगेगी और हिंसक प्रदर्शन पर रोक इसलिए लगेगी क्योंकि कई बार क्या होता है, हिंसा करने वाले लोग बुर्का का सहारा लेते हैं। फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों में जो आतंकी घटनाएं इस समय बढ़ी हैं, इसने क्या किया है, यूरोप के अन्य देशों को कहा है, अर्थात एक संदेश भेजा है कि बुर्के को लेकर थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरी है और इसी के क्रम में एक छोटे से देश स्विट्जरलैंड ने भी यह कदम उठाया। लेकिन ये केवल स्विट्जरलैंड की बात नहीं है, मैं देशों का नाम भी आपको बताऊंगा। कुल मिलाकर यहां पर ये जो बुर्के पर प्रतिबंध लगाया गया है ये थोड़ा सा चिंताजनक है, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा चिंताजनक है। बात यह है कि यहां पर बस कुछ दर्जन महिलाएं ही हैं जो बुर्का पहनती हैं। स्वाभाविक है, अगर इन पर प्रतिबंध लगाने का मतलब क्या है कि जब मान लेते हैं इतनी जो जनसंख्या है उसमें से जो महिलाएं बुर्का धारण करती हैं तो सरकार को, अथॉरिटी को, वहां के लोकल लोगों को पता है कि आखिर कौन बुर्का पहनता है, तो उनको क्या कर सकते थे, वह कह सकते थे कि ठीक है आप बुर्का पहनिए, क्योंकि जब वह शामिल होते किसी हिंसा में, किसी आतंकी घटना में, तो उनको आसानी से पहचाना सकता। अब दूसरा तर्क यह आएगा कि हो सकता है कोई और व्यक्ति उनकी जगह पर बुर्का धारण, ये हो सकता है, लेकिन आज के समय में तकनीकी युग में ये सभी चीजें कि आखिर किसने घटना को अंजाम दिया है इसको जो है कि पता करना आसान है। खैर, यहां पर जब ऐसा हुआ तो इससे क्या हुआ कि स्विट्जरलैंड में जो मुस्लिम आबादी है लगभग 4% है, इस पर उन्होंने चिंता व्यक्त की और साथ ही साथ ये स्विट्जरलैंड के साथ साथ यूरोप के अन्य देशों में जो ट्रेंड है उसको लेकर जो कई समीक्षक हैं उनका यह मानना है कि जिस तरह से या जिस डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं वह ठीक नहीं है। कारण यह है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो इससे क्या हुआ है, एक रूपतावाद को बढ़ावा मिला है। एक रूपतावाद का मतलब है कि एक ऐसी प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है जो कि नहीं होनी चाहिए। नहीं इस वजह से होनी चाहिए क्योंकि हर समाज और हर संस्कृति में क्या है, जो बहुलवाद है, सभी धर्मों के लोगों का सम्मान है, वह बहुत प्रमुख हो जाता है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, किसी खास धर्म के लोगों को कहा गया कि नहीं आपको यह वस्त्र धारण नहीं करना है। इससे क्या हुआ, उनकी स्वतंत्रता, उनकी समानता और उनका जो बंधुत्व का कल्चर, जो यूरोप का एक कल्चर माना जाता है, वो और साथ ही साथ जो नागरिक अधिकारों की प्रधानता है, उसमें कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि नहीं, अब वहां का जो समाज है वह एक डायरेक्शन में बढ़ रहा है और उस डायरेक्शन में क्या बढ़ रहा है कि वह एक रूपतावाद लाना चाहता है जो कि किसी समाज और सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। हमारे ही संविधान में देखिए हम लोगों ने क्या किया है, विविधता को अपनाया है, इसको स्वीकार किया है कि हमें क्या करना है, यहाँ के लोगों में जो सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक मान्यताएं हैं उनका पालन करना है। जैसे कि इस पर कई तरह के तर्क हो सकते हैं कि अगर यूरोप में कम कपड़े पहनना स्वतंत्रता का प्रतीक है तो और उनकी चॉइस का भाग है, अर्थात वहां पर अगर महिलाएं कम कपड़ा पहनती हैं तो किसी समाज, किसी व्यक्ति को दिक्कत नहीं होती, हम ये कह देते हैं कि यह उस महिला का अधिकार है। फिर बुर्का पहनना आखिर इतना गलत कैसे हो सकता है? हाँ, यहां पर यह चीज जरूर है कि आप इसको ऐसे सुरक्षा कारणों की वजह से आप इसको कह सकते हैं, लेकिन जहां पर
सुरक्षा की कोई बात ना हो, वहां पर भी क्या करें, ऐसी चीजों को मान्यता देना कहीं ना कहीं ठीक नहीं। दूसरा, बाहरी लोगों की जो संस्कृति से ऐसा माना जा रहा है इस घटनाक्रम को लेकर कि बाहरी लोगों की संस्कृति को प्रभावित करने का प्रयास यूरोप में किया जा रहा है, और यूरोप के लोग जहां जो बहुसंख्यक हैं अपने देश में, वह अपनी संस्कृति को थोपने का प्रयास कर रहे हैं। और यह भी क्या है, एक अतिवाद है। जैसे बुर्का के संदर्भ में कहा जाता है कि वो धार्मिक अतिवाद है, ठीक ये भी तो क्या हुआ, एक अतिवाद हुआ कि हम अपने रहन सहन के हिसाब से ही दूसरे को जीना देना चाहते हैं। ठीक इससे क्या होगा, तनाव बढ़ेगा, और ये तनाव इस वजह से बढ़ेगा क्योंकि यूरोपीय जो समुदाय है वह अपने खुलेपन को जो है कि इंजॉय करना चाहता है, लेकिन जब यही टूरिस्ट दूसरे जगहों पर जाएंगे तो उनके लिए क्या होगी, काफी चुनौती आएगी। तो इस तरह से हमने समझा कि आखिरी घटनाक्रम क्या। अब ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, यह जो घटनाक्रम है इसका एक बैकग्राउंड देख लेते हैं। वर्ष 2019 में श्रीलंका में आतंकी हमले के बाद वहां की सरकार ने चेहरा छिपाने वाले हर कपड़े को प्रतिबंधित कर दिया था, और इसमें बुर्का भी शामिल था। ठीक इसी तरह अगर यूरोप की बात करें तो फ्रांस यूरोप का पहला देश था जिसने बुर्का पहनने पर रोक लगाया था। वर्ष 2011 में सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दिया था, और यहां सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने पर 150 यूरो का जुर्माना है, और कोई यदि महिलाओं को जबरन बुर्का पहनाता है तो उसके ऊपर जुर्माना बहुत ज्यादा है, 30,000 यूरो तक का जुर्माना हो सकता है। इसी प्रकार के जो कुछ कानून हैं आपको डेनमार्क, बेल्जियम, हॉलैंड, इटली, जर्मनी, स्पेन में भी दिखाई देंगे, और यहां पर भी सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनना प्रतिबंधित किया गया है। यूरोप के अलावा अगर आप अफ्रीका के चाड, कैमरून, कांगो जैसे देशों में देखेंगे तो यहां पर भी क्या है, बुर्का पर प्रतिबंध आपको दिखाई देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह प्रतिबंध है। सऊदी अरब में महिलाओं के लिए बुर्का सार्वजनिक स्थान पर पहनना अनिवार्य है। ठीक इसी तरह से ईरान में हिजाब पहनना अनिवार्य है। इंडोनेशिया में महिलाओं को स्वेच्छा पर छोड़ा गया है कि अगर वह बुर्का पहनना चाहती हैं, हिजाब पहनना चाहती हैं तो वह पहन सकती हैं। पाकिस्तान में बुर्का पहनने की अनिवार्यता वाला कोई कानून नहीं है, लेकिन यहां पर जो बुर्का की लोकप्रियता है वह ज्यादा है, और इसके कारण यहां पर महिलाएं बुर्का पहनती। आई होप आप समझ पाए होंगे कि पूरा टॉपिक क्या है, कहां कहां पर प्रतिबंध है, क्यों चर्चा में यह बना हुआ। अब हम बात करेंगे चाइना की नेवी के विषय में, जो कि इस समय वर्ल्ड की सबसे बड़ी नेवी बन चुकी है। चाइना दरअसल क्या है, अपने आप को सुपर पावर बनाना चाहता है। अगर आपको याद हो कि तो क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक कोल्ड वॉर अर्थात एक शीत युद्ध प्रारंभ हुआ था, और यह शीत युद्ध प्रारंभ हुआ था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, और दूसरे शब्दों में कहें तो रूस के बीच में। धीरे धीरे सोवियत संघ कमजोर पड़ने लगा है, लेकिन 1990 के दशक से जैसे चाइना जो है कि उभरा है, उसने कहा है कि वो भी क्या है, एक सुपर पावर है। कई समीक्षक चाइना को इमर्जिंग सुपर पावर जो है कि अभी से मान रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि उसको एक सुपर पावर के रूप में उसकी जो मान्यता है उसको कमजोर करते हैं। लेकिन चाइना तेजी से उस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। जैसे अगर हम कहें कि सुपर पावर कौन है, तो उसको हम किस आधार पर आकलन करते हैं, सैन्य ताकत के आधार पर, उसकी जीडीपी कितनी बड़ी है अर्थात उसकी जो अर्थव्यवस्था का आकार कितना है, कितना मजबूत है, और साथ ही साथ दुनिया के साथ, अन्य देशों के साथ उसके सांस्कृतिक और कूटनीतिक जो संबंध है वह कितने मजबूत हैं। इन आधारों पर क्या किया जाता है, यह देखा जाता है कि आखिर कोई देश सुपर पावर है या नहीं। स्वाभाविक है इस समय यह जो पूरा सुपर पावर का एक जो है कि अचीवमेंट है कहिए, या फिर यह जो एक उसको तगमा मिला हुआ है वह मिला हुआ है अमेरिका को, और अमेरिका ने इसके लिए काफी कुछ खर्च किया है, और स्वाभाविक है उस खर्च में कहीं ना कहीं उसने हर चीज को अपने हिसाब से डालने का प्रयास किया है। खैर, अगर हम सैन्य ताकत की बात करें और इन आधारों पर, इन पैरामीटर्स पर देखने का प्रयास करें, तो चाइना कुछ क्षेत्रों में अभी अमेरिका से बहुत पीछे दिखाई देता है। लेकिन चाइना जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले कुछ ही वर्षों में चाइना क्या होगा, अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है। अभी भी अमेरिका जो है कि
जो सैन्य ताकत है वो सबसे बड़ा माना जाता है और अमेरिका लगभग $650 बिलियन का वार्षिक खर्च करता है अपने सैन्य ताकत पर। वहीं चीन जो है कि लगभग $250 बिलियन खर्च करता है। ये $250 बिलियन ही डॉलर अगर देखें तो कई देशों की जीडीपी से बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ अगर सैन्य ताकत में देखें तो परमाणु हथियारों के मामले में अमेरिका और चाइना की कोई तुलना नहीं हो सकती। इसी तरह से मिसाइल या इंटेलिजेंस या फिर फाइटर जेट के मामले में अभी अमेरिका आपको काफी आगे दिखाई देगा। इसी तरह से अगर नाटो का अलायंस देखिए या एशिया क्षेत्र में जो है कि अमेरिका की उपस्थिति देखिए तो कई ऐसे इसके सहयोगी हैं जिसकी वजह से अमेरिका हावी दिखाई देता है। बावजूद इसके जिस तरह से जीडीपी चाइना की तेजी से बढ़ रही है, साथ ही साथ वह अपने वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव के माध्यम से देशों के साथ जैसे अपने आप को आगे बढ़ा रहा है चाइना, इसी के साथ साथ बहुत से ऐसे देश हैं लगभग 60 से अधिक देशों के साथ जो चाइना का ट्रेड है वह चाइना उसमें क्या करता है, डोमिनेंट नेचर अपनाता है। तो इस तरह से चाइना भी क्या कर रहा है, तेजी से अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन अभी जो न्यूज आई है वह चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छी है। अमेरिकी न्यूज प्लेटफॉर्म CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की नेवी अमेरिका को पीछे छोड़ विश्व की सबसे बड़ी नेवी बन गई है। यूएस ऑफिस ऑफ नेवल इंटेलिजेंस के मुताबिक 2020 में चाइना की नेवी का आकार विश्व में सबसे बड़ा हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार चीन 2020 तक समुद्र में 360 से ज्यादा लड़ाकू जहाजों की तैनाती कर चुका है, जो अमेरिका की नौसेना के जितने भी कुल शिप हैं अर्थात लगभग 297 से लेकर 300 शिप माने जाते हैं, जहाज माने जाते हैं, उससे क्या है 60 ज्यादा है। और ध्यान दीजिए यह जो खबर कहां से आई है, अमेरिका वेस्ट जो है कि न्यूज प्लेटफॉर्म से ही आई है। और साथ ही साथ इसमें इसका भी नाम देखिए, यूएस ऑफिस ऑफ नेवल इंटेलिजेंस, इसने भी खुद ये माना है कि इस समय चाइना की जो नेवी है तेजी से आगे बढ़ी। अमेरिकी प्रशासन ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से जब इस खबर को देखा तो अमेरिका की चिंताएं बढ़ी हैं और अमेरिका अपने नेवल फ्रंट को अर्थात नेवल क्राफ्ट को क्या करना चाहता है, तेजी से आगे बढ़ाना चाहता है। और आने वाले समय में 297 से लेकर 355 जो है कि जो एयरक्राफ्ट है, नेवल एयरक्राफ्ट की तैनाती करने की बात जो है कि अमेरिका के द्वारा इंडो पैसिफिक एरिया में की गई है। इंडो पैसिफिक एरिया वही एरिया है जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र आपको दिखाई देता है। दूसरे शब्दों में कहें तो रूस के पूर्वी भाग से लेकर आपको साउथ चाइना सी और फिर इधर इंडियन ओशन का जो भाग है इसी को इंडो पैसिफिक एरिया बोलते हैं। यहां पर जो चाइना है उसका जो डोमिनेंट नेचर है, चाहे आप साउथ चाइना सी में देख लीजिए, पूर्वी चाइना सी क्षेत्र वाले में देख लीजिए, या फिर आर्थिक महाशक्ति के रूप में देख लीजिए, कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ा है। और अब उसने क्या किया है कि जो समुद्री क्षेत्र है उस पर पकड़ अपनी बढ़ाने के लिए उसने नेवी को काफी मजबूत कर लिया है। चीन इस समय काफी तेजी से अपनी नौसेना के लिए युद्धपोत और पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है। और यह जो निर्माण है कोई 1-2 वर्षों का फल नहीं है। दरअसल 2013 और स्पेशली कहें तो 2015 से वह अपने नौसेना की ताकत को अमेरिकी नौसेना के बराबर करने के लिए एक व्यापक अभियान के तहत कार्य कर रहा है। और 2015 के बाद से चाइना ने अपने जो है कि नेवी के लिए जितने आउटसोर्स संभव हो सकते थे उससे ज्यादा आउटसोर्स या फिर जो है कि वो चीजों का उसने आयात करके और अपनी नेवी को मजबूत किया। और धीरे धीरे उसने अपना जो आंतरिक प्रोडक्शन है उसको भी तेजी से बढ़ाया है। वर्ष 2018 में चाइना की नेवी ने अपनी नौसेना की शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए दक्षिणी चीन सागर वाले क्षेत्र में एक प्रदर्शन किया था और इसमें 48 युद्धपोत, दर्जनों लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया था। और इसी प्रदर्शन के बाद कई समीक्षक ये कहने लगे थे कि चाइना जिस तेजी से बढ़ रहा है यह आने वाले समय में अमेरिका के लिए चुनौती बन सकता है। और अब अमेरिका की खुद की इंटेलिजेंस ने माना है कि इस समय चाइना काफी हुआ आगे निकल चुका है। यूएस ऑफिस ऑफ नेवल इंटेलिजेंस ONI की रिपोर्ट के अनुसार आज से 4 साल बाद यानी 2025 तक चाइना के पास कुल लगभग 400 बैटल फोर्स होंगे, अर्थात नेवी में जो इसकी उपस्थिति होगी दूर दूर तक कोई देश इसके कंपेयर में नहीं होगा। चीन ने अपनी नौसेना को मजबूत करने के लिए एक अपने अंदर एक्सट्रीम हंगर का मतलब है कि उसकी भूख समाप्त ही नहीं हो रही है, ऐसी भूख पाल रखी है। और स्वाभाविक है यह क्यों किया गया है चाइना के द्वारा, अपने आप को एक सुपर पावर बनाने के लिए। सुपर पावर वो तभी बना पाएगा जबकि हर क्षेत्र में वह क्या करे, अमेरिका को रोक सके और उससे मजबूत स्थिति स्थापित कर सके।
कुल मिलाकर वह इस समय पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है, एयरक्राफ्ट का निर्माण कर रहा है, लड़ाकू विमान का निर्माण कर रहा है, बैलिस्टिक और न्यूक्लियर मिसाइल का निर्माण कर रहा है। और जिन क्षेत्रों में वह कार्य कर रहा है उसकी सोच 1, 2 और 10 यूनिट की नहीं है, आने वाले समय में सैकड़ों यूनिट का प्रोडक्शन करके वह अपनी सेना को मजबूत करने के लिए ऐसा कर रहा है। साथ ही साथ चीन अपने नेवल शिप की संख्या ही केवल नहीं बढ़ा रहा है, उसके कई जो युद्ध पोत हैं, वॉरफेयर हैं, एयरक्राफ्ट हैं, वह अमेरिका के युद्ध पोस्ट से भी क्या है, ज्यादा ताकतवर हैं। अर्थात यहाँ के इनके जो जहाज हैं उन्होंने काफी ज्यादा शक्ति भी हासिल की हुई, सभी के संदर्भ में नहीं, लेकिन कुछ चाइना के पास ऐसे जो है कि एयरक्राफ्ट जरूर हैं। चाइना का टाइप 055 डिस्ट्रॉयर भी इसी में से एक है, जो अमेरिका के टिकोडरोगा क्लास क्रूजर्स से फायर पावर के मामले में कई गुना अधिक शक्तिशाली। फायर पावर का मतलब है कि जब अगर युद्ध हो तो कोई जहाज या कोई लड़ाकू जो पानी का जहाज है वो कितना मजबूत है, उसको कंपेयर करके अगर देखा जाए तो कई ऐसे चाइना के पास जहाज हैं जो कि काफ़ी मजबूत स्थिति रखते हैं। चाइना के एम्फीबियस शिप भी जो है इसी तरह की कैटेगरी में आते हैं और ये दुश्मन देशों के लिए बहुत घातक माने जाते हैं। अमेरिका की नौसेना में कुल 3,30,000 सक्रिय नौसैनिक हैं, जबकि चाइना के पास अगर नेवी में देखा जाए तो 2,50,000 है। इस तरह से अगर आपको लगेगा कि यहाँ पर तो थोड़ा सा नेवी के जो एक्टिव पर्सनल्स हैं वो कम दिखाई देंगे, लेकिन चाइना इसमें भी तेजी से कार्य कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि चाइना की मजबूती इस वजह से भी ज़्यादा है क्योंकि उसके पास नेवी के अलावा जो कोस्ट गार्ड है वो दुनिया के सबसे बड़े कोस्ट गार्ड में से एक है। कोस्ट गार्ड की जो भूमिका पहले सामान्यतः होती क्या थी कि वह तटों की रक्षा करता था, वह देखता था कोई अवैध कार्य तो नहीं हो रहा, लेकिन चाइना ने क्या किया है, अपने कोस्ट गार्ड को नेवी की तरह शक्ति दे दी है। और इसका जो कोस्ट गार्ड है वह क्या कर सकता है, दुश्मन के ठिकाने पर हमला कर सकता है, किसी जहाज पर हमला करके उसको बर्बाद कर सकता है, कोई दुश्मन देश के अंदर निर्माण हुआ है उसको भी ध्वस्त कर सकता है, अर्थात युद्ध भी कर सकता है। ऐसे में चाइना की नेवी जो कर सकती थी वो कोस्ट गार्ड भी कर रही है। अगर कोस्ट गार्ड और चाइना की नेवी दोनों की संख्या बढ़ा दिया जाए तो अमेरिका की संख्या से भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इस तरह से एक्टिव पर्सनल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है कि चाइना तेजी से आगे बढ़ा है। चाइना ने संख्या बढ़ा लिया है, अर्थात जो उसके जितने अभी हमने देखा है कि नेवल में लगभग उसके 360 जो है कि शिप्स हैं, तो उसने संख्या बढ़ा लिया है, लेकिन फिर भी अभी जो अमेरिका है वो मजबूत स्थिति में है। और मजबूत स्थिति में इसलिए है क्योंकि कई चीज़ें ऐसे हैं, जैसे फायर पावर के मामले में अगर टोटल अमेरिकी नेवी और चाइना की नेवी की तुलना की जाए तो अभी अमेरिकी नेवी मजबूत है चाइना की तुलना में, क्योंकि इनके चाइना की नेवी के जो कुछ जहाज हैं बहुत छोटे हैं, साथ ही साथ उनकी जो तकनीकी क्षमता है वो कमजोर है। बावजूद इसके अब क्या है, चाइना तेजी से, चूंकि उसने एक संख्या बढ़ा ली है, अब उन संख्या को क्या करेगा, तेजी से वह और आगे बढ़ाएगा। तो इससे क्या हो, काफी चीजें हो सकती हैं। अमेरिका के पास कई घातक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं और क्रूजर हैं जो अल्प समय में ही चाइना को बर्बाद कर सकते हैं। इसी के साथ अमेरिका के पास 9,000 से अधिक वर्टिकल लॉन्च मिसाइल सेल्स मौजूद हैं, जबकि चाइना के पास इनकी जो संख्या है वह 1,000 से भी कम है। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो चाइना इंटेलिजेंस के साथ साथ बहुत से मामलों में अभी जो है कि अमेरिका से बहुत पीछे है। साथ ही साथ उसका जो प्रोडक्शन का स्तर है, उसका जो सप्लाई चेन वाला भाग है हथियारों का, और जो वहाँ पर अमेरिका के जो मित्र देश हैं जो उनके साथ जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम अमेरिका पहले से करके बैठा है, उस मामले में अमेरिका अभी मजबूत है। लेकिन चाइना जिस गति से आगे बढ़ रहा है वहाँ पर उसको चुनौती जो है कि जरूर अमेरिका को मिलने वाली। आई होप आप समझ पाए होंगे दोनों ही वीडियो को, दोनों ही टॉपिक को। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।